To prepare 250 ml of 0.1 normal solution is। अब आपके आगे हैं टोटल 4 ऑप्शंस। आपको तैयार क्या करना है, उसकी नॉर्मेलिटी गिवन है आपको। नॉर्मेलिटी इज 0.1 नॉर्मल और उसका वॉल्यूम कितना प्रिपेयर करना है आपको 250 ml। ठीक है, और आपको निकालना क्या है, गिवन मास हम कितना उसमें डिसॉल्व करें कि इस नॉर्मेलिटी का 250 ml तैयार हो। मुझे ऑप्शंस नहीं देखनी है 1 2 3 4, मुझे नहीं पता कितना, बट मुझे फॉर्मूला पता है। दैट इज नॉर्मेलिटी किसके बराबर होती है, गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। नॉर्मेलिटी के लिए हम इक्विवेलेंट मास लेते हैं इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम। अब इक्विवेलेंट मास किसके बराबर होगा, इट विल बी मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस, तो इट विल बी डिवाइडेड बाय एसिडिटी। एसिडिटी मतलब नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस। सोडियम हाइड्रोक्साइड कितने आयंस देगा, 1। ठीक है, तो इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड सिर्फ 1 OH नेगेटिव देगा। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 23 16 1, कितना है 40। एसिडिटी कितनी है 1, तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया 40। इक्विवेलेंट वेट आया 40। अब मैं इसको हटा दूं, अब इसको फॉर्मूला में फिट कीजिए। नॉर्मेलिटी कितनी है 0.1, गिवन मास आपको पता करना है, इक्विवेलेंट मास है 40, दिस इज 1000, वॉल्यूम तैयार करना है कितना 250, कितना आ गया, कितना है 1 ग्राम, 1 ग्राम। और मुझे नहीं लगता 1 ग्राम 1 या 2 बच्चों के अलावा किसी और ने लिखा है। आप सॉल्व कीजिए, अब चेक करो जो आंसर आपका आया क्या इन ऑप्शंस में है कहीं, तो आंसर क्या आएगा 1। ठीक है, ये स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चंस हैं जो पेपरों में आए हैं या आएंगे। इतना सिंपल नहीं आता कि नॉर्मेलिटी निकालो, इतने ग्राम डिसॉल्व किया है, कुछ भी रोटेट कर सकते हैं वो। ये रहा नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला, उसने ये दिया है, ये दिया है, ये आपको पता करना है, और इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला से निकालो। एसिड दिया होता तो कितने H पॉजिटिव दे रहा उससे आप डिवाइड करते। नॉर्मेलिटी के केस में इक्विवेलेंट मास निकालना होता है, और यही अगर मोलैरिटी होती तो यहां में क्या आता, मॉलिक्यूलर मास। सेम चीज वो बोलता कि इसकी मोलैरिटी है 0.1, बताओ कितना मास डिसॉल्व करें, तो जो फॉर्मूला है वही उसका मॉलिक्यूलर मास है। तो जो 1 H पॉजिटिव देते हैं या 1 OH नेगेटिव देते हैं, उनका मॉलिक्यूलर मास और इक्विवेलेंट मास क्या होता है, सेम। ये छोटी छोटी टिप्स अपने माइंड में रखा करें। सेकंड क्वेश्चन, G सबशेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय। अगर G सबशेल आती है तो उसके लिए अब ऑप्शंस के अंदर N, M और L की वैल्यूज, हम अभी ऑप्शंस नहीं देंगे, ठीक है। N, M और L किसके लिए, G के लिए। ओके, मेरे पास अभी तक की सबशेल्स कौन कौन सी हैं, बोलो कौन कौन सी सबशेल्स हैं, S, T, D, F, फिर क्या आएगा G, G के बाद H। अभी हमारे पास पीरियोडिक टेबल F तक, ठीक है। जब हमारे पास S होता है तो L की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 3 4, ये अभी L की वैल्यू। L की वैल्यू किसके बराबर होती है, N माइनस 1, तो N किसके बराबर होगा, L प्लस 1। तो मतलब जिस वक्त G सबशेल आएगी तो N की वैल्यू कितनी होगी, 5। ठीक, क्लियर हो गया। और M कहां से स्टार्ट होगा, 5 से, 5 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3, पूरी उसकी आ जाएगी हमारे पास 9 सबशेल्स। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शंस में है N = 5, फर्स्ट ऑप्शन आ गई। एक जगह
सही बात? ठीक है, तो आप इसमें ए वाली को भी लिख सकते हैं और सी वाली को भी लिख सकते हैं। क्लियर बात? किस तरीके से एल, एन या एम इस तरह की कोई वैल्यू निकालने को आ जाती है तो आप आसानी से आप बेसिक उठाएंगे, पर बेसिक तभी उठाएंगे अगर आपको क्वांटम नंबर्स आते हैं। तो ये चीजें बेस हैं। अपना प्रॉब्लम एरिया देखो क्या है, मुझे क्या चीज नहीं आती है, पहले उसको समझो। एबीसी नहीं आती होगी तो लिटरेचर कहां से पढ़ेंगे आप? ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन, इनमें से लीस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी? वी आर हैविंग हाइड्रोजन, हीलियम, ज़ीनॉन एंड लिथियम। ये दोनों तो नोबल गैसेस हैं, ये तो वैसे लाइन से बाहर हो गए क्योंकि इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? फुली फिल्ड। ठीक है, बचा कौन? हाइड्रोजन और लिथियम, दोनों एक ही ग्रुप में है। हाइड्रोजन के नीचे आता है लिथियम, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 3। इसके अंदर है 1s1, इसके अंदर है 1s2, 2s1। अब बोलो किसका इलेक्ट्रॉन हटाना आसान होगा? किसका? लिथियम का। हाइड्रोजन का कैसे? वो तो फर्स्ट वाली शेल में है, लिथियम का न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है। समझ आ गई बात? ठीक है, तो लीस्ट सबसे कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी किस केस में लगेगी? लिथियम। तो पहले जो ऑप्शंस आपको दी हैं पहले तो ये देखो उसमें कोई नोबल गैस तो नहीं है, क्रॉस वन वो लाइन से बाहर होगी। ठीक है, फिर आप चेक कीजिए उसमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो नहीं है, ग्रुप 17 का तो नहीं है कोई, क्योंकि नॉन मेटल होगी तो उसमें से इलेक्ट्रॉन हटाना टफ रहता है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद है। ठीक है ना। फिर लेफ्ट साइड पे जितनी भी मेटल्स हैं दे ऑल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। उसमें से देखो जिसका साइज बड़ा होगा उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है। लॉजिक है ना किसी चीज के पीछे, ऐसे थोड़ी ना आंखें बंद करके अकड़ पकड़ करके लिख देना कि हाइड्रोजन को लिख दो सुंदर लगती है, ऐसे नहीं करना। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, which of the following central atom has less than 8 its valence shell? PCl5, SF6, BCl3, कार्बन डाइऑक्साइड। 8 से कम इलेक्ट्रॉन किसमें है? BCl3। इसके अराउंड है टोटल 5 बॉन्ड, 5 into 2 टोटल 10। इसके अराउंड है 6, 6 into 2 टोटल 12। इसके अराउंड है 3, 3 into 2 6। इसके अराउंड है 2। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें? कितने होंगे? 4 नहीं होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड इज हैविंग डबल बॉन्ड, तो टोटल कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के, 2 ऑक्सीजन के, 2 इस ऑक्सीजन के, टोटल कितने हो गए? 8। बात समझ में आई? PCl5 का स्ट्रक्चर क्या होता है अगर आप याद हो इस तरीके से बनाते हैं, ये था ट्रायंगल बाइपिरामिड है ना, और BCl3 ट्रायंगल प्लेनर, बॉन्ड एंगल 120। अब क्वेश्चन इसमें तो पूछ लिया लेस देन 8, ठीक है, लेस देन 8 जिसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है BCl3, जिसके मोर देन 8 वो हमारे पास 2 है, PCl5 भी है और SF6। मैं बार बार समझाती हूँ बच्चे आप लोगों को, MCQ स्कोरिंग चीज होती है, 12 नंबर तो छोड़ने ही नहीं, लेकिन वो तब होगा जब आप क्वेश्चन को। A gas can be liquefied, गैस कब लिक्विफाई होती है भाई? क्रिटिकल टेम्परेचर पे या क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर या उससे नीचे? बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर कोई भी गैस लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, आप चाहे जितना मर्जी प्रेशर बढ़ाएं। हमें यह लगता है कि हम प्रेशर बढ़ाएंगे और गैस को हम लिक्विफाई कर लेंगे, लेकिन वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक होता है, उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। और ये वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर के अबव, उसके ऊपर टेम्परेचर के अगर आप चले जाते हो, आप गैस को लिक्विफाई नहीं कर पाएंगे, चाहे आप जितना चाहे उसके ऊपर प्रेशर बढ़ाते जाए।
तो क्या आंसर आएगा इसका? बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। अ गैस कैन बी लिक्विफाइड, गैस को आप लिक्विफाई कर सकते हैं उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे नीचे, उससे ऊपर नहीं कर पाओ। क्लियर? यस और नो? कईयों ने लिखा हुआ था एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे कोई भी गैस लिक्विफाई नहीं होती, ठीक है? Which of the following ions has the lowest mobility? सबसे कम मोबिलिटी लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है और सीजियम। एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आप इनकी प्रॉपर्टीज को फिर से देख सकते हो, नहीं मिलेगा तो मैं वीडियो शेयर कर दूंगा। जिस वक्त इनकी सॉल्वेशन होती है, हाइड्रेशन होती है, ये मॉलिक्यूल्स पानी के मॉलिक्यूल से, ये आयंस जो है पानी के मॉलिक्यूल्स इनको कवर कर देते हैं। अगर हम वैसे बात करें, लिथियम पॉजिटिव का साइज क्या है? सबसे छोटा, और सीजियम का साइज क्या है? सबसे बड़ा। तो अगर ये नींबू के बराबर है, ये ऑरेंज के बराबर है, ये थोड़ा और बड़ा हो गया, तुरंज के बराबर हो गया, लेकिन ये क्या है? कद्दू है, ये सबसे बड़ा। ठीक, अब पानी की क्वांटिटी हमने सेम ली, नींबू तो पूरा डूब जाएगा, नींबू का पूरा सरफेस डूब जाएगा। जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल उसको कवर करेंगे, सबसे ज्यादा हाइड्रेशन किसकी होगी? स्मॉलर साइज की। जिस आयन का साइज स्मॉल होगा उसकी हाइड्रेशन उतनी ही ज्यादा होगी। बताया था मैंने पहले भी, स्मॉलर इज द साइज, मोर विल बी हाइड्रेशन। अब हाइड्रेशन ज्यादा होगी। अब आप मान लो दो दोस्त हैं, दोनों बारिश में भीगे, एक ने रेन सूट पहना हुआ था, तो जब आप रेन सूट हटाएंगे, जिसने नहीं पहना था उसके तो सारे कपड़े भीग गए। भीगे हुए कपड़े भारी होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ चिपक गए। जिसके कम पानी लगा होगा वो तो हल्का होगा, जिसने भारी कपड़े पहने होंगे उसको चलने में थोड़ी दिक्कत होगी कि नहीं? बॉडी हैवी हो जाती है ना। सेम चीज यहाँ पे होती है। जितना ज्यादा पानी इसके साथ लगता जाएगा, इसकी हाइड्रेशन होती जाएगी, उतनी हाइड्रेशन एनर्जी बाहर चली जाती है। एनर्जी तो बाहर चलेगी, आयन क्या हो गया? स्टेबल। आयन तो स्टेबल हो गया, लेकिन अब ये मोटूराम हो गया, अब इसे चला नहीं जाएगा। तो फिर जितना छोटा होगा, पानी लगने के बाद वो उतना हैवी हो जाएगा, तो उसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा मोबिलिटी किसकी रहती है? सीजियम की। और सबसे कम मोबिलिटी किसकी होगी? लिथियम फास्टली मूव नहीं कर पाएगा ड्यू टू हाई हाइड्रेशन। स्मॉलर साइज की वजह से हाइड्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, और ज्यादा हाइड्रेशन होने की वजह से इसकी मोबिलिटी कम हो जाती है। बात समझ में आ गई? तो जब मोबिलिटी जैसा कोई क्वेश्चन आता है, जस्ट फोकस ऑन साइज ऑफ द आयन। जिस आयन का साइज छोटा होगा उसकी मोबिलिटी ज्यादा। क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज यूज्ड फॉर वाटर सॉफ्टनिंग? तो ये है Na3C6O8, कॉल्गन बोलते हैं। इसका फॉर्मूला देखो, ठीक है? वाटर सॉफ्ट करने के लिए कॉल्गन प्रोसेस हम यूज करते हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट। ये यूज होता है ऑप्शन सी। CnH2n+2 किसका फॉर्मूला है? कौन है ये? एल्कीन। CnH2n कौन है ये? एल्कीन। CnH2n-2 कौन है ये? एल्काइन। पेपर में क्यों नहीं लिखा? एल्कीन्स लिख रहे हैं। अरे फॉर्मूला लिख के देख लो, ये फॉर्मूला आपके सामने है। n की वैल्यू 1 पुट कर दो, यहाँ 1 आया, यहाँ क्या आया? 2 × 1 + 2 क्या बना? CH4 क्या है? एल्कीन। यहाँ पुट कर लेते हैं। मान लो आपको ये फॉर्मूला दिया हुआ है, तो यहाँ पे 1 तो आएगा नहीं, ठीक है? तो इधर आप 2 पुट करो, 2। नेक्स्ट, 3 इलेक्ट्रॉन्स। ये कोई आयन है, उसके ऊपर चार्ज है 3, और हमने क्या किया? इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन और निकाल दिए। अब इसके ऊपर चार्ज क्या है?
जब ये m था, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, 3 बाहर चले गए, मतलब इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया? 3 पॉजिटिव। दोनों का टोटल करो, कितना आया? अरे दोनों का टोटल करो, 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, 0। यहां क्या है? 0। यहां क्या है? +3। इधर क्या है? यहां क्या है? ये दोनों चार्ज आपस में बराबर होंगे। जब इलेक्ट्रॉन चला जाता है, इसके ऊपर चार्ज 0, चार्ज 0 होने का मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मींस इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है? बराबर। 3 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, मतलब अब इसके जो प्रोटॉन है वो 3 फालतू हो गए। ये बराबर थे ना पहले, लेट इट बी, ये भी 10 थे और ये भी 10 थे, बट अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन तो रह गए 7, तो प्रोटॉन कितने हैं? 10। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है माइनस, प्रोटॉन के ऊपर नेट चार्ज क्या है? +3। इलेक्ट्रॉन जाएगा, मतलब नेगेटिव चार्ज चला गया, तो पीछे कौन सा चार्ज छोड़ के जाएगा? पॉजिटिव। और जब कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो चार्ज कौन सा आ जाता है? नेगेटिव, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन यहां पे तो बराबर थे, लेकिन यहां पे क्या हो गए? एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। समझ आएगा? तो M3 पॉजिटिव जब 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इट विल हैव +6। ओके, अच्छा चलो मैं इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दूं। M3 पॉजिटिव गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, तब कितना चार्ज है? ये रहा M3 पॉजिटिव, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, अब क्या चार्ज है? कितना आएगा? शाबाश, कितना आएगा? +1 क्यों आएगा? क्योंकि 3 पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? जब 3 इलेक्ट्रॉन इसको छोड़कर चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन वापस आ गए, नेट चार्ज क्या है? +1। अब इन दोनों को भी करके देखो, +3 -2 कितना आया? दोनों तरफ का चार्ज बराबर होता है। जब हम इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं तभी चार्ज क्या होता है? बराबर होता है ना। उसी से पता लगाते हैं ना चार्जेस, बैलेंस करके अगर बराबर आ गया मींस हमने बैलेंसिंग प्रॉपर की। ठीक, नेक्स्ट, a reaction occurs spontaneously। अब मैं ऑप्शंस 4 हैं, चारों को हम सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, पहले ऑप्शंस में वो बोलता है T delta S it is less than delta H, ओके, और delta H और delta S ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। ठीक है, अब इसकी स्पॉन्टेनिटी मतलब डेल्टा G नेगेटिव होनी चाहिए। मैं कैसे पता लगाऊंगी? मुझे सिर्फ एक बात का पता है, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस P डेल्टा S। ठीक है, डेल्टा H कितना दिया है? पॉजिटिव, ये रहा माइनस, टेम्परेचर इनटू ये भी क्या आया? पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, और ये क्या है? पॉजिटिव। और इसमें उसने बोला डेल्टा H जो है वो बड़ा है, अगर ये बड़ा है तो नेट आंसर क्या आएगा? फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? चलो सेकंड ऑप्शन को, सेकंड में बोलता है T डेल्टा S इज ग्रेटर देन डेल्टा H, और डेल्टा H है पॉजिटिव और डेल्टा S क्या है? नेगेटिव। चलो फिर से लिखो, डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस P डेल्टा S, ये है फॉर्मूला। डेल्टा H की वैल्यू है पॉजिटिव, ये रहा माइनस टेम्परेचर इनटू नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव। अब चाहे ये बड़ा हो चाहे छोटा हो, आंसर क्या आएगा? सेकंड वाला भी खत्म हो गया। तीसरी ऑप्शन, T डेल्टा S ग्रेटर देन डेल्टा H, और डेल्टा H और T डेल्टा S दोनों ही पॉजिटिव है, डेल्टा H भी पॉजिटिव है और डेल्टा S भी पॉजिटिव है। ठीक है, लेट्स सी, डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। यहाँ पे ये रहा पॉजिटिव, नेगेटिव ये रहा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव क्या आया? नेगेटिव इनटू टेम्परेचर। अब उसने बोला T डेल्टा S इज
डेल्टा एच, ये वाली वैल्यू बढ़ेगी तो नेट चार्ज क्या होगा? तो डेल्टा जी अगर नेगेटिव आता है तो रिएक्शन क्या होगी? स्पॉन्टेनियस। हमारा थर्ड ऑप्शन पे आंसर आ गया। चौथा देख लेते हैं, उसमें वो बोल रहा है टी डेल्टा एस इट इज इक्वल टू डेल्टा एच, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब ये पॉजिटिव माइनस ये भी क्या है? पॉजिटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, और दोनों क्या है? बराबर। नेट आंसर क्या है? 0। तो रिएक्शन क्या होगी? इक्विलिब्रियम, स्पॉन्टेनियस नहीं, इट विल बी एट इक्विलिब्रियम। फिर ऑप्शन कौन सी है? सी। लेकिन आप चारों ऑप्शंस को पढ़कर कंफ्यूज हो तो तरीका क्या है? फॉर्मूला आपको पता है ना, वैल्यू पुट करते जाओ। क्या मैंने करवाया नहीं है? एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ये है ना, उसी चीज को अप्लाई करना। ये बोरिक एसिड इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। बोरिक एसिड आंखें धोने के काम आता है। आईज में माइल्ड इंफेक्शन हो जाती है तो उसको जैसे आंखें जब बनवाते हैं सिंपल पानी से नहीं धोते, उसमें थोड़ा सा बोरिक एसिड पाउडर, बहुत अच्छा माइल्ड एंटीसेप्टिक होता है, उसको यूज करते हैं। Conjugate acid of NH2 negative, आपको NH2 negative का conjugate acid बताना है। मतलब अगर ये बेस है तो बेस का बनेगा conjugate acid, ठीक है? बेस क्या करेगा? बेस क्या करेगा भाई? एसिड H पॉजिटिव देता है और बेस H पॉजिटिव देता है। बेस इट विल एक्सेप्ट 1 H पॉजिटिव और बनेगा कंजुगेट। ये रहा NH2 नेगेटिव।